पार्टनर्स को बनाता था, इसीलिए सेकेंड एंड थर्ड। और मैं मूलतः भाषा वैज्ञानिक हूँ, लिंग्विस्ट हूँ, और एजुकेशन में कोई डिग्री नहीं है, लेकिन 5 साल NCERT में काम किया कि वहाँ के जो डायरेक्टर थे 2005 से 10 तक, उन्होंने किसी कारणवश तय कर रखा था, बाद में बताया कि जिसके पास BA MA नहीं होगा उसी को लेगा, कि BA MA करके जो है वो शिक्षा में कांश खराब हो जाती है। ये मैं अपनी कमी को छुपाने के लिए ये तर्ज दे रहा हूँ, लेकिन वहाँ सीखा कुछ। लैंग्वेज एजुकेशन पूरा क्षेत्र है, चाहे वो मदर टंग एजुकेशन हो या सेकेंड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, और इसका अनुभव जानिए हिंदी अनुभव आधारित है। मैं भाषा सीखने के लिए लालायित रहता, साइंस का स्टूडेंट हूँ, BSc की मैंने से विषय था, लेकिन MSc में सीट कम होती, नंबर के कारण नहीं हो पाया, तो चेंज हो पाया। मास्टर के लिए लिंग्विस्टिक्स में आसान होती, कोई भी ले सकता था एडमिशन मास्टर में, लेकिन मैंने भाषाएँ उस समय सीखना शुरू कर दिया। तो तमिल मैंने सबसे पहली भाषा थी, अपनी मातृभाषा, और अंग्रेज़ी जो हम सीखते हैं भारत में, आप जानते ही हैं, बहुत इंडिया को खासकर बोलना बेकार है। अभी थोड़ी स्थिति ठीक है, लेकिन उस ज़माने में हिंदी में अंग्रेज़ी सीखते थे तो हिंदी ही सीखता था। वहाँ तमिल सीखी पहले, फिर अरबिक, फिर उर्दू, इसके बाद बनारस में जो आया से पर्शियन, और फिर ईफ्लो गया तो रशियन और जर्मन भी सीखी। लेकिन इसलिए बता रहा था ये कि मैंने इतनी भाषाओं में डिप्लोमा किया, लेकिन किसी भी भाषा में, उर्दू छोड़कर, उर्दू चूँकि हिंदी के समान ही है, तो अगर सिर्फ आपको लिपि आ जाए तो बाकी चीज़ बराबर है तो मैनेज कर लेते हैं। किसी भी भाषा में मैं डिप्लोमा तो क्या, सर्टिफिकेट के लायक भी नहीं हुआ बोलने और सुनकर समझने की। लिखना पढ़ना आ गया, ग्रामर आ गया, शब्द आ गए, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। और जिन भाषाओं में मैंने कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा नहीं किया, उसमें मैं अनुवाद उस भाषा से अंग्रेजी हिंदी में कर लेता हूँ, सुपरवाइज करता हूँ। और वो दो भाषाएँ हैं, बांग्ला और असमिया। बांग्ला और असमिया, वो भी चूँकि मेरी मातृभाषा मैथिली से मिलती जुलती है, संस्कृत के काफ़ी समान है, हिंदी से मिलती है, तो सुविधा की। और स्कूल में चूँकि मैं बांग्ला भाषा के साथ पढ़ता रहा, बांग्ला और संताली भाषा के साथ, उनका करके एक जगह है संताल करना में, तो देखिए कहने का ये है कि भाषा जो है वो कोई नॉलेज का एक अलग से सब्जेक्ट नहीं है, सिस्टम नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भाषा कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसमें कोई कंटेंट नहीं है, ये कोई वस्तु नहीं है, इसके कंटेंट आते हैं बाहर से। और चाहे वो दूसरा विषय हो, हम जो भी काम करते हैं वो हो, या कुछ भी हमारा बिजनेस हो मनुष्य का, वो सब भाषा के द्वारा एक्सप्रेस होता है, लेकिन भाषा में अपने आप में कुछ नहीं। अब समस्या ये रही कि जो हम यहाँ भारत में, इन कारणों से आप जानते हैं, एजुकेशन वाले ज़्यादा जानते होंगे कि ब्रिटिश एजुकेशन जो था उस 200 साल में उन्होंने क्या किया, और उसी कारण इसका हम आज भी भोग रहे हैं परिणाम, कि अंग्रेजी पर निर्भरता और जो उद्देश्य रहा हो उनका, और उसको भारतीय अंग्रेजों ने भी जारी रखा, जो आज़ादी के बाद बदल जाना चाहिए था। कई देशों ने ऐसा किया भी, लेकिन हम लोग जानबूझकर नहीं कर पाए, वो कारण आप जानते हैं। तो भाषा चूँकि वस्तु नहीं होती और एक विषय नहीं होता, लेकिन जो हमारा MA का हो या B.Ed का हो, कोई भी जहाँ भी भाषा को रखा गया, तो अंग्रेजी को छोड़कर बाकी को ऐसा बना दिया कि जैसे कि सिर्फ ग्रामर है वही भाषा है, जबकि ग्रामर आप जानते होंगे, जो इंग्लिश और लैंग्वेज वाले हैं,
वो इस बात को सपोर्ट करेंगे कि भाषा में क्या भाषा ग्रामर ही भाषा है ना। पहली बात, ग्रामर itself is language and grammar and words vocabulary they are not separate. You cannot have grammar without word. You cannot separate. So अलग नहीं कर सकते भाषा और शब्द, यानी शब्द में ही व्याकरण है, शब्द के बाहर नहीं। ठीक है, तो ये था कि चूंकि उस समय विकास नहीं हुआ था शिक्षा शास्त्र का भी भारत में, मौका नहीं मिला हमें, और भाषा विज्ञान का भी, और वो भी जो शुरू में आते थे सिखाते थे वो सब विदेशी होते थे, तो उनके अपने एजेंडा होते थे यहाँ के लोगों के साथ मिलकर, उनका अलग काम था। तो ये जो हम मिस कर गए, ठीक है ना, जबकि हमारी संस्कृति में अगर आप पुराना देखें, चाहे वो पाणिनि ने तो ग्रामर का बनाया, कहीं पतंजलि का देखें, कात्यायन का देखें कि कैसे मन बनता है और भाषा का प्रयोग भाषा के द्वारा कैसे व्यक्त होता है। मन और शरीर अलग है, मन और मस्तिष्क अलग है, ब्रेन और माइंड अलग है, ठीक है ना। ये सब, और उसमें भाषा कैसे समझ होती है, समझ बनती है, और जो हम समझते हैं उसको कैसे व्यक्त करते हैं, ये सब था हमारे पास, लेकिन मौका नहीं मिला, उसको छोड़ दिया गया। तो हमने चूँकि विदेशों से सीखी, और उनका क्या, उनके लिए भाषा अभी आजकल खास करके जब ये AI आया है और टेक्नोलॉजी आई है, तब से ये हो गया जैसे एक चीज ही हो। लेकिन हम चूँकि आप शिक्षा शास्त्री हैं, अलग अलग विषय भी पढ़ाते थे, तो अगर पहले से ये मन में उठा दिया गया है तो आज से इस बात को हटाने की कोशिश कीजिए कि भाषा जो है वो मन में होती है, वो ये याद रखना है। वो कोई बाहर से, मतलब किताब से नहीं आती, व्याकरण से नहीं आती, वो जन्मजात हमारे पास इनेट क्षमता होती है। और जब हम बच्चे के रूप में बड़े होते हैं तो 6 महीने के बाद से शुरू हो जाता है अलग अलग प्रोसेस से। और हम जानते हैं कि कोई भी बच्चा जो होता है 6-8 महीने का बच्चा, वो तभी से भाषा वैज्ञानिक होता है, लिंग्विस्ट होता है, साइंटिस्ट होता है। तो साइंस का क्या होता है थ्योरी, कि आप कुछ ऑब्जर्व करते हैं, उस पर एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसको जांच परख करके, टेस्ट करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जो हर काल में हर जगह वो एक ही जैसा होता है। यही है साइंटिफिक टर्म में। तो बच्चों में यही होता है, वो जो कुछ भी देखते हैं, परसेप्शन है ना, जो क्योंकि उनको भाषा नहीं है, तो आँखों से, स्किन से, टच से, जो इन सारे उससे जो परसीव करते हैं उसको कैटेगराइज करना शुरू करते हैं। ये जन्मजात है, मनुष्य में लैंग्वेज जो है वो इंस्टिंक्ट नहीं है, वो इनेट कैपेसिटी है, लेकिन जानवर की तरह इंस्टिंक्टिव नहीं, हमारे जीन में नहीं है, ये जीन में है ही नहीं। तो क्या होता है कि माता पिता से जो भी साथ रहते हैं, वहाँ से उनके टच से, और कुछ माताएं बोलती हैं एक खास भाषा में जिसको हम मदरीज कहते हैं, है ना, ले 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 अच्छा 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 ऐसा वाला होता है। वो भाषा ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो शुद्ध नहीं होती, लेकिन वो माँ की भाषा होती है, तो मदरीज है ना। तो वो बोलने से जब सुनता है तो बच्चा एनालाइज करता है, टच से फिर इमोशंस बनते हैं उसको, फिर सेल्फ और अदर का कॉन्सेप्ट करीब 2 साल की उम्र से, यानी जो मुझे होता है वो दूसरों को हो सकता है, वो कॉन्सेप्ट आता है। तो इसके साथ साथ जब मोटर स्किल्स जो है, जब मोटर के सारे, चाहे वो विजुअल कॉर्टेक्स के हों या ऑडिटरी के हों या लिम्बिक, सारे वो जब डेवलप हो जाते हैं, हाथ पैर पर कंट्रोल करना, तो तब भाषा का विकास है। और हमारे जो ऑर्गन्स भी हैं भाषा के, आप देखिए तथाकथित ऑर्गन्स, कोई भाषा का ऑर्गन नहीं है, लेकिन जीव भी आपने लक्ष्य किया होगा, या तो है पेट हो गए, तो उनको कि जब बच्चा जब तक वावेल और कॉन्सोनेंट्स का कम से कम आ, ई, इसका, या मान लीजिए क जैसा क, प, म ऐसा नहीं शुरू करता, तब तक उसकी जो जीभ होती है ना, वो सही होती है। नीचे लोगों का तो अलग होता है उनका, क्योंकि वो मोटर का जितना सारा वो डेवलप हो जाएगा, तभी ये सारे ऑर्गन्स, यहाँ भी जानवरों की तरह, चिंपांजी की तरह ही उनके जो लैरिंग्स होते हैं जो बच्चों की, वो काफ़ी ऊपर होता है। चिंपांजी में जो ऐसा होता है, तो किसी कारण वो
बोल नहीं पाए, बाकी हमारे सवाल नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा कारण था कि उनका तो ऊपर होता है, लेकिन जैसे ही बच्चे का मोटर स्किल्स मोटर सारे डेवलप हो जाते हैं वो, और तब ये थोड़ा नीचे चला जाता है, तब तैयार हो जाता है कि जो हवा जाएगी नीचे से उसके जो परिवर्तन करके हम फोनेशन करेंगे, उसको परिवर्तित करके साउंड निकालेंगे। इस बीच में क्या है कि कान तो नहीं, उसका आँख है, और ज़्यादातर कम्युनिकेशन उस उम्र में और बाद में मैं भी वही कर रहा हूँ, आँख का भी देखना, हाथ का भी आप सही रहते हैं, वो मेजर पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। तो वो उनका जो सुनते हैं उसको एनालाइज करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, जो परसीव किया उसको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, उसके फीचर्स गलतियाँ करते हैं, फिर वो खुद ही ठीक करते हैं, सुन के फिर वो दक्ष होते हैं। तो ये इस तरह से क्या होता है कि हमारी मदर टंग में और अदर टंग में, जिसमें सेकेंड और फॉरेन लैंग्वेज आती है, अंतर होता है। तो मदर टंग में बच्चे को जो इनपुट है यानी सुनने का, क्योंकि भाषा जो है वो हमारे जीन में नहीं है, बाकी चीज़ें तो है जीन में, लेकिन भाषा जब तक बाहर से कुछ नहीं मिलेगा इनको, तो वो जो इनेट कैपेसिटी है ब्रेन के अंदर वो एक्टिवेट नहीं होगी। इसके लिए वो सुनेगा। तो मदर टंग में क्या है कि ये जो इनपुट की बात है सुनने वाली, वो नेचुरली ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन अदर टंग में क्या होता है कि वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। जब भी कोई व्यक्ति या बच्चा दूसरी भाषा सीखता है या एक्वायर करता है, अर्जित करता है, तो तब तक 3 साल तक तो कम से कम कम ही मौका मिलता होगा दूसरी भाषा इसको सुनने का। तो मातृभाषा में सुनना और बोलना ये जो है उसके पास ऑलरेडी है। तो इसके बाद जब शिक्षण होता है भाषा का, तो क्या होता है मातृभाषा का शिक्षण, उसमें लिखना और पढ़ना सिखाते हैं। और क्योंकि लिखित भाषा जो है वो मौखिक भाषा पर ही निर्भर है। रिटन लैंग्वेज इज अ मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग लैंग्वेज। तो एक ओरल है और एक रिटन है, वो उससे अलग नहीं है। तो क्या होगा कि दूसरी मातृभाषा में हम रीडिंग और राइटिंग पे आते हैं, और दूसरी भाषा में क्योंकि उसके पास मरीज या इनपुट उस तरह का शुरू में नहीं मिला, इसके ब्रेन के लिए आप जानते होंगे, शायद मैं 1 मिनट समय लूँगा इस पर कि हम जब भाषा, एक तो और भी बात है कि भाषा जब कान से बच्चा सुनता है और वो ब्रेन में जाता है इस फॉर्म में, वेव्स के फॉर्म। तो भाषा कोई ग ख ग घ लिपि अक्षर जो है ना वो नहीं जाता, और ना कॉन्सोनेंट ना भावल कुछ नहीं, वो एक तरह की एनर्जी में कन्वर्ट होके जो साउंड की है वही जाती है ब्रेन में। और वहाँ पे क्या कि पहले वो कान के अंदर उसकी प्रोसेसिंग होती है, और चूँकि कान में हमारे नर्व्स होते हैं, न्यूरॉन्स से कनेक्टेड होते हैं, और ये आप जानते ही होंगे कि दिमाग के अंदर जो है करीब 1 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और करीब 3 ट्रिलियन सिनेप्सेस होते हैं। यानी ये न्यूरॉन्स जो फायर करते हैं उनके अंदर, जानते होंगे आप होगा कि केमिकल्स होते हैं हमारे जैसे जो फैट होता है, शुगर होता है, जो खाते पीते हैं वो सब ग्लूकोज बन के ब्रेन में जाता है, उसी से चलता है। उसके थ्रू फॉस्फोरस जाता है ना, पोटेशियम जाता है, कैल्शियम है, दूसरा तरह के फिर कुछ हार्मोन्स होते हैं। तो इन सब के, और ब्रेन में इलेक्ट्रिसिटी होती है करीब 20 वाट की, 20 वाट का बल्ब जला सकते हैं, और हार्ट में करीब 25 वाट का मतलब बल्ब जलाने लायक इलेक्ट्रिक से। तो इलेक्ट्रिक है, उधर इलेक्ट्रिसिटी है और केमिकल है ना, बैटरी है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से न्यूरॉन्स फायर करते हैं, वो लगातार चलते रहते हैं। सिनेप्सेस जो हैं वो कई एक न्यूरॉन के अगेंस्ट में कई हजार सिनेप्सेस होते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, फिर वो एक दूसरे को भेजते हैं। ये जो कान से सुनकर या आँख से जब पढ़ना आ जाता है हमें, तो वो जो वेव्स में कन्वर्ट होती हैं, उसके बाद वो क्या होते हैं कि पहले इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होते हैं वहाँ पे, जो वेव्स है तो वहाँ पे शुगर है, पानी है ना, फैट है, केमिकल्स मौजूद है, आयन्स है उसमें, है ना, चार्ज आयन, कैल्शियम के, पोटेशियम के। तो इन सब के कारण इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होते हैं। तो ये जो वेव्स हैं वो बाइंड करते हैं न्यूरॉन्स के साथ, बनते हैं, और जिन न्यूरॉन के सेट के साथ जिस तरह का वेव का फॉर्म बनता जाएगा वो आदत पड़ जाएगी। और
इतना ऑटोमेटिक हो जाता है कि अगर हम वही ध्वनि सुनेंगे आ वाला, तो एक खास उसमें उसकी आदत पड़ गई, ठीक है ना। तो ऐसे ही और फिर उसको जोड़ जोड़ के और बाहर से हमारे कल्चरल संस्कार के कारण हम एसोसिएट करते हैं कि जो दिमाग के अंदर हुआ, जो बंधा हुआ है, वो साउंड सुनते ही, जैसे ये करने से इसका अर्थ इसमें ना दरवाजा है ना खोलो है, कोई शब्द नहीं है, लेकिन हमारे कल्चर, सोशल कल्चर क्या है, इसका एसोसिएशन है कि खोलो, है ना, उससे उस क्रिया से था नहीं, इन वर्ड से नहीं था, तो वही होता है वहाँ। तो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होने से क्या होता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी रहती है, तो कुछ ही देर के लिए ये जो सूचनाएं हैं तो जा रही हैं, रहती हैं, और जब वो बार बार जाती है सूचनाएं और उपयोगी होती है, जो भी सूचना, जो भी इस तरह का, क्योंकि ब्रेन की आदत है, अगर पहले नहीं पढ़ा और नहीं सोचा इस पर, तो ये बहुत ही आवश्यक जानकारी है ये, कि ब्रेन, ये मनुष्य का नेचर ही है कि ब्रेन क्या चाहता है कि कम से कम कॉन्फ्लिक्ट, तो उसको अपनी रक्षा करिए, ठीक है ना। वही है मुख्य काम मनुष्य का, वही है कि उसको जितना हो सके झंझट, समस्या, प्रॉब्लम से बचना, इसलिए वह चीज़ को देख के फिर एसोसिएट करता है। और इसी तरह से हम जो देखते हैं, सुनते हैं, सबके फीचर्स, जो मिनिमल है ना फीचर्स है, डिस्टिंग्विशिंग फीचर, जिससे हम पहचानते हैं इस एक्स को वाई से, वो एक्ट्रैक्ट करके अपनी आदत बना लेते हैं कि ऐसा गंध आते ही खतरा, वैसा गंध आते ही आनंद, है ना, ऐसी शक्ल वाला देखते ही खतरा, ऐसा वाला ठीक है ना, ऐसा टच खतरा, ऐसा, तो अपना मूव करके सब जगह, और ये बड़ा, ये छोटा, सभी कुछ ऐसे बताते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होने से शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है, और जब उपयोगी होती है सूचना, बार बार रिपीटेटिव होती है, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब होता है कि जो सिनेप्सेस है ना, उनमें परिवर्तन होगा, उनकी संख्या बढ़ जाना, और जो यूजफुल नहीं है तो क्या होगा कि वहाँ को एनर्जी लगती है, उसमें एक बिजली पैदा करके, और केमिकल चेंजेस लगातार 24 घंटे चलती रहती है, तो वो क्या करेगा कि वो उसको नष्ट भी हो जाती है, तो कुछ न्यूरॉन्स नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, न्यूरॉन्स मजबूत हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, सिनेप्सेस नए बन जाते हैं, बहुत नहीं, लेकिन या वो अपने आप को अलग तरह का कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, फॉर्म उनका, है ना, उनका कैरेक्टर। तो जब इस तरह के चेंजेस होते हैं ब्रेन में, बायोकेमिकल, यानी बायोलॉजिकल, जो यानी न्यूरॉन सिनेप्सिस बायोलॉजिकल है, और केमिकल, ये जो बिजली, कैल्शियम, पोटेशियम वगैरह, और जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनके कारण जो चेंजेस होगी, हमारे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में चेंज आया, तो वो हो गया बायोकेमिकल चेंज, तो वो परमानेंट हो जाता है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो भाषा एनर्जी के रूप में, है ना, सुनने वाले जो है वो जाके ऐसे बार बार करते करते, बच्चे ऐसे ही सीखती है, आप सब में अनुभव क्या होगा, वहाँ परेशान नहीं होती, एक ही चीज़ को बार बार, ये तो ये चाहिए, क्या है करेगा, तो वो बार बार घबराती नहीं है, मुझे नहीं बात पूछे, और एक ही बात, आजा, हम लोग तो बड़े होने के बाद आजा, और उसको बोलते रहेंगे, तो क्या होता है कि आदत पढ़ते को तो ये होता है। तो मौखिक भाषा उनका जो है मौखिक है, यानी कान से सुनते, और फिर हमारा जो विजुअल कॉर्टेक्स है, वहाँ एक एरिया होता है जिसमें कि, और जैसे हम चित्र बनाते हैं, चित्र को परसीव करते हैं, और इसको वैसे ही अक्षर को भी, चूंकि वो मौखिक भाषा पर निर्भर है, इसीलिए उस सीक्वेंस ऑफ लेटर्स का एसोसिएशन हो जाता है जो पहले से मौजूद है। यही कारण है कि अगर मान लीजिए आपको आज हम जब मोबाइल में लिखते हैं, हिंदी हो, बांग्ला हो, कोई भी भाषा, तो अधिकांश लोग, ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ पीपल, वो क्या करते हैं, रोमन में लिखते हैं, है ना, क्योंकि वो मोबाइल में अब आता भी है, बांग्ला, उर्दू, तमिल में आप लिख सकते हैं, लेकिन कष्ट होता है, हिंदी में ही कष्ट होता है मैथिली लिखने में, क्योंकि हमारा स्पेलिंग अलग है, हिंदी का अलग है, तो और वो करके वगैरह कर देता है। तो क्या होता है कि आप दूसरी लिपि में लिख देते हैं, क्योंकि आपको वो भाषा आती है जिसको आपने भेजा और जिसने लिखा, तो क्योंकि पहले से है, इसीलिए वो समझ जाते हैं। रोमन में भाषा है बांग्ला, भाषा है तमिल, लेकिन
आप एक भाषा को किसी भी लिपि में लिखें, अगर उसको मौखिक रूप से भाषा आती है उस व्यक्ति को, तो किसी भी लिपि में होगा, अगर वो लिपि आती है उसको तो समझ जाएगा। जैसे अगर हमारे कोरोना काल में कुछ काम में ये बनाया स्मार्ट बोर्ड जो है, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। भाषा पे आपका कंट्रोल नहीं है, वो नहीं है, तो लिखकर आप नहीं समझेंगे, लेकिन भाषा को नहीं समझेंगे। तो अब सेकेंड लैंग्वेज में क्या हुआ, यही हुआ हमारे भारत में, चाहे वो इंग्लिश का हो या किसी अन्य भाषा का भी, क्योंकि जिन्होंने बीएड किया, टीचर बने, या जिन्होंने एमए किया किसी भाषा में, इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, तमिल में, तो उनको इस तरह की ट्रेनिंग नहीं हुई। इस तरह के हमारे जो कोर्सेज थे वो क्या था कि साहित्य पर डिपेंडेंट ज़्यादा, कहानी, कविता, स्कूल में भी ऐसे ही होता है। तो ये एक विशेष सर्कल चक्र जैसा बना कि जो पहले आया वो लिखित काव्य है ना, साहित्य वगैरह वगैरह, और लिखने जो लिखी हुई भाषा उसी को भाषा समझता है, तो वही फिर बीएड वाले को वही पढ़ा रहा है, बीए में भी वही पढ़ा रहा है ना, ऐसे करके ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो इसमें होना ये चाहिए था कि सेकेंड लैंग्वेज में, क्योंकि बच्चे को या एडल्ट को भी उसको सुनने को और बोलने के लिए मौका नहीं मिलता, इसलिए पहले, और क्योंकि लिखित भाषा मौखिक पर निर्भर है, इसलिए पहले उसको सुनकर समझना और बोलना आना चाहिए था, तब हम लिपि सिखाते, लिखना पढ़ना, तो दोनों में संबंध है ना। और क्योंकि अंदर तो वही जमा हो रहा है, चाहे लिखित हो चाहे जो भी मौखिक भाषा पर ही निर्भर। तो ये नहीं करके तो उल्टा हो गया, पहले हम सेकेंड लैंग्वेज में राइटिंग है ना, रीडिंग, उसके बाद यही कारण है कि हम सफर कर, मतलब इसी कारण जब हम बात करते हैं कि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, हायर एजुकेशन तो छोड़िए, अगर मोनोलिंगुअल भी एजुकेशन की बात हो, तो कुछ भाषाओं को छोड़कर, कुछ भाषाओं में जैसे जो हमारे, क्योंकि अलग अलग स्टेट बने लिंग्विस्टिक आधार पर, भाषा के आधार पर, तो कुछ राज्य और उनकी भाषाओं को ज़्यादा एक तरह से अधिकार या पावर, सुविधा मिल गई। मान लीजिए कर्नाटका को, तमिलनाडु को, बंगाल को, जिसमें उड़ीसा और बिहार शामिल है, इस कारण बाद में उड़िया को भी, और महाराष्ट्र को, गुजरात को, तो जो लिंग्विस्टिक का पंजाब को, उनको तो फिर भी इतनी तकलीफ नहीं हुई। मोनोलिंगुअल एजुकेशन मीडियम, रीजनल लैंग्वेज मीडियम रखने में भी कोई दिक्कत खास नहीं हुई, लेकिन इतना नहीं वो कर पाए, और वो भी कुछ ही सब्जेक्ट्स में था। मैं अकेले में भी सोचता रहता हूँ, तो 1-1.5 घंटे विचार करता हूँ। तो इसमें क्या हुआ कि हमारा तो मोनोलिंगुअल भी हम नहीं पढ़ पाए, और दूसरा मल्टीलिंगुअल की बात थी, तो वहाँ पर आप देखिए स्थिति में आ रहा हो सके, तो
नोएडा अगर आप देखें तो पब्लिश करते हैं, तो उनका हैंडबुक होता है, नाम मैं भूल रहा हूँ। तो उसमें उसके आधार पर अगर आप देखें तो ये पाया गया कि करीब 50% ये जो बड़ी भाषाएं हैं, जिन राज्यों में जैसा मैंने बताया कन्नड़ा, तमिल, गुजराती, मराठी, असमीज, बांग्ला वगैरह को जिनके भाषा के आधार पर राज्य हो गए, तो उनको करीब 50% जो है वो आर्ट्स और कॉमर्स के विषयों के लिए और कुछ सोशल साइंस के विषयों के लिए लगभग 50% तक वो कर पाए कि कुछ पेपर्स या कुछ कोर्सेज अपनी रीजनल लैंग्वेज में, और बाकी का नहीं। लेकिन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, लाइब्रेरी साइंस वगैरह जितने भी विषय थे, उसमें भी अभी की जो स्थिति है 80s के बाद से 80s के पहले जो स्थिति थी, वहाँ अगर आप देखें एक एजुकेशन कमीशन का आप जानते ही हैं, उसमें उन्होंने बताया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का 1970 में तो ग्रांट दी उनको, एक कोटेशन में राज्य लिखा था। हाँ, उसमें था कि लाइब्रेरी लैंग्वेज चाहिए हमें भारत के लिए, और जिसमें लाइब्रेरी लैंग्वेज है जिसमें कि टेक्स्ट बुक हो, रेफरेंस मटेरियल्स होते हैं, वो सारे तो नेचुरली उस समय में हमारे पास तो सारा संस्कृत में हुआ करता था। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें संस्कृत में और कुछ हद तक तमिल में भारत में किसी भी सब्जेक्ट पे आप देखें वो किताबें आपको मिलती। बहुत आधुनिक नहीं है सभी, लेकिन बाकी भाषाओं में इसका अभाव था। और बाद में 20वीं सेंचुरी में बांग्ला, और बांग्ला सबसे ज़्यादा विकसित विकास हुआ इसका, क्योंकि उनके पास अंग्रेजी की भी शक्ति थी अंग्रेज़ों के टाइम में, और उसके पहले मुगल जब आते थे तो सारा उनके पास, तो उनको सबसे पहले सुना होगा आपने कि है ना, जो भारत बंगाल अभी सोचता है वो भारत जो है 100 साल बाद करता है, तो इसके पीछे ये कारण है, तो सारा कुछ उन्होंने पता। तो 64-66 वाले में भी राधा कृष्णन कमीशन वाले में ये कहा गया कि भारत में जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, हायर लेवल जो है वो रीजनल लैंग्वेजेस होना चाहिए, और उस समय के लिए ऑप्शन के रूप में चाहे तो इंग्लिश को भी रखा जा सकता है। ठीक है, वो उधर था। फिर इधर आप जानते हो किसी लैंग्वेज फार्मूला में उसमें भी यही था कि 3 भाषाएं होंगी। ठीक है, अंग्रेजी भी रहती है उसमें, और जो राज्य की भाषा होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, वो भी होती है, और एक कोई यानी तीसरी भाषा। तो लगातार जो है 60s से ये कहा जाता रहा कि भारतीय भाषाओं को माध्यम के रूप में स्कूल से लेकर और हायर एजुकेशन यानी यूनिवर्सिटी तक इसको स्थापित करना है। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ तो आपको बहुत छोटे ही है सब लोग, तो किन्होंने पढ़ा BA या BSc अदर देन इंग्लिश मीडियम से? नहीं, सभी इंग्लिश। आप किस मीडियम से पढ़े? हिंदी। हाँ, तो हमारे यहाँ बिहार में भी जो हमारी किताबें होती थी हिंदी में, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की भी, और जूलॉजी बॉटनी की भी रेफरेंसेज रहती थी, और बुक, लेकिन हमें ऑप्शन था कि पढ़ सका और एग्जाम भी लिख सकते थे। तो 70s तक चला गया, क्योंकि आज़ादी के बाद थोड़े से मतलब थे जो देश प्रेमी लोग, और अपना कि उनको स्वराज करके अलग होना है, और जैसा कि गांधी जी का था वो हमेशा लिखते पढ़ते रहे, उनको बुला दिया लोगों ने आज़ादी के दिन से लेकर बाद तक, वो अलग बात है। लेकिन उनका भी यही था कि अंग्रेजी को हम लेंगे, अंग्रेजी को हटाएंगे नहीं, भगाएंगे नहीं, अंग्रेजी का फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए अंग्रेजी में हमें स्किल्ड होना है, इंग्लिश में, और काम जो बाकी हम अपनी भाषा में करेंगे। तो उस अभिप्राय ये था उनका कि जहाँ जब लाइब्रेरी भाषा के रूप में इंग्लिश है, इंटरनेशनल भाषा के रूप में इंग्लिश है, और वो इससे भी परिचित थे कि हमारे भारत में ऐसी स्थिति है जहाँ हजारों भाषाएं और बोलियां हैं, तो एक ज्योग्राफिकल रीजन से दूसरे ज्योग्राफिकल रीजन में जाने से, और कभी कभी एक ही रीजन में भी 2 भाषाई समुदायों के बीच में उनका कम्युनिकेशन मुश्किल होता है।
तो इसलिए क्या था कि अगर तो वो गांधी जी का था, और अगर हमने 3 लैंग्वेज फार्मूला को सही से लागू किया होता, उसकी जो आत्मा थी 3 लैंग्वेज फार्मूला की, वो लोगों ने भुला दिया। और जो बाहर शरीर था कि कौन सा पहले होना चाहिए, कौन सी दूसरी भाषा, कौन सी तीसरी, क्या इसमें लग गए। उद्देश्य क्या था कि चूंकि हमारे देश की संरचना ऐसी है कि कम्युनिकेशन बाधित होता है और लोग एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं तो मीडियम ही बदलता है। इसीलिए ये था कि और द्वितीय भाषा सीखने के लिए, सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए उनको तब ये रिसर्च बेस्ड नहीं था इतना, लेकिन भारतीय लोगों को, विद्वानों को सदियों से 3-4 हज़ार साल से ये समझ थी। और जो हमारे चिंतक और विचारक नेता थे आज़ादी के साल तक, उनको भी ये पता था। इसलिए कि सेकंड लैंग्वेज में पूरी तरह से दक्ष होने के लिए 5 से 7 साल का समय लगता है। तो दक्ष होने का मतलब कि एकेडमिक रूप से दक्ष होने के लिए, बोलचाल के लिए 6 महीना काफी है, प्रोवाइडेड कि जो मातृभाषा के लिए माहौल है, एनवायरनमेंट है, वही अगर सेकंड लैंग्वेज के लिए भी उपलब्ध हो जाए तो कोई भी व्यक्ति लगभग 6 महीने में बोलना और बेसिक कम्युनिकेशन के लिए सुनना ये कर सकता है। यही कारण है कि जब किसी एक राज्य से दूसरे राज्य, आज हो या कुछ दशक पहले, हमेशा आज भी होता है कि मान लीजिए कोई बिहार से बंगाल चला जाता है, मजदूर जाते हैं काम करने वाले, महाराष्ट्र चले जाते हैं, आंध्र चले जाते हैं, लोग मेघालय शिलांग चले आते हैं। हजारों लोग हैं जो दूध का व्यवसाय, जो दुकानें, टैक्सी का वगैरह वगैरह काम करते हैं, उनको समय नहीं लगता क्योंकि वो तो रोज सुनते हैं और उनको बोलने का जवाब देने का सुन के होता है। तो मातृभाषा जैसा ही माहौल उनको मिल जाता है, यानी सुनना, इनपुट, खूब सारा इनपुट और गलत सलत भी करके आउटपुट, और फिर वो सेल्फ करेक्शन से, और चूंकि ये एडल्ट्स होते हैं तो और सुन के भी लोग भी करेक्ट कर सकते हैं उनको, उनके साथ बात करते हैं तो वो उसमें स्किल हो जाते हैं। ठीक है ना। वहाँ पे क्या होता है कि भाषा में मोटिवेशन एक जरूरी होता है सेकंड लैंग्वेज में, सेकंड लैंग्वेज सीखने में, कि अगर वो 2 तरह की होती है। एक होता है कि इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल, यानी कुछ काम करने के लिए समाज में, है ना, सोशल एक्टिविटीज के लिए, इसलिए हमें भाषा चाहिए। तो एक इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन, तो उस कारण हम मोटिवेटेड होते हैं। जैसे अगर बनारस में सभी लोग यहाँ इस शहर में हिंदी बोलते हैं और आंध्रा से आने वाले किसी को अगर थोड़ी बहुत हिंदी आती है तो उसको और ज़्यादा करने का नहीं है, वो उससे काम चल जाएगा, यहाँ पर तो नहीं सीखेगा। लेकिन आपको आज मान लीजिए जैसे भारत के स्टूडेंट जाते हैं, रूस जाके पढ़ते थे पहले मेडिकल इंजीनियरिंग, या जर्मनी जाके, तो उनको इंस्ट्रूमेंटल है कि वो नहीं सीखेंगे वो भाषा तो नहीं कर पाएंगे कुछ, चाहे क्लास हो या बाहर। और एक होता है कि हम इंटीग्रेशनल मोटिवेशन, यानी कि हम मनुष्य ये भी चाहता है कि हम जिस समाज में रहते हैं उसके साथ घुल मिल जाए, इंटीग्रेट हो जाए, है ना। चाहे कई बार शादी के कारण भी लोगों को, है ना, शादी ब्याह ऐसा हो जाता है जिसके कारण उनको, जैसे मुझे मान लीजिए देखा मैंने ये अनुभव, मैंने पहले कहा मेरा सब एक्सपीरियंस है और थ्योरी तो थी लेकिन प्रैक्टिस देखते देखते, जैसे भोजपुरी मुझे बिल्कुल ही नहीं समझ में आती थी क्योंकि मैंने कोई कोशिश नहीं की, जरूरत नहीं थी मुझे। लेकिन बनारस में ही मान लीजिए कि सच है तो शादी मेरी हो गई थी से वो भोजपुरी भाग, उनको सिर्फ भोजपुरी, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश की टीचर है। तो अब क्या हुआ कि हमारे बच्चे को, बेटे को, उसको हम मैथिली में नहीं बोल सकता, वो भोजपुरी, है ना, बच्चे के सामने नहीं बोल सकते, और हम हिंदी में, और चूँकि हम दोनों ही इंग्लिश के प्राध्यापक है तो देखा जाए तो हिंदी तो मेरा अलग सेकेंड लैंग्वेज, तो इस कारण हम हिंदी स्टैंडर्ड बोलते थे। तो हमारे बच्चों को स्टैंडर्ड हिंदी, जो कि आमतौर पर बनारस में भी बहुत कम लोगों को आती है, तो जो भाषा, जो उसको इनपुट मिली उससे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि अब हमारे रिश्तेदार इधर बनारस में भी, तो साल 1.5 साल में मेरी भी मजबूरी हो गई कि अगर मैं भोजपुरी बनारसी ही सही अगर ना प्रयोग करूँ तो आउटसाइडर समझते थे लोग, है ना, दुकान में भी कहीं भी
उनको लगता तो आपस में वो लोग बात करते थे, तो मैंने भी कुछ इंग्लिश था तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई, ग्रामर का हमारे पास कंट्रोल था, तो ऐसे करके सीखने का तो मोटिवेशन होता है उसको, तो भाषा सीखता है या उसका प्रयोग करता है। तो हमारे यहाँ क्या कर दिया गया कि जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का था, आत्मा इसकी थी कि ये जो 5 से 7 साल लगते हैं, तो अगर आप 5 तक आप मातृभाषा, सिर्फ मातृभाषा, और फिर 6 से लेकर 9 तक जो है दूसरी तीसरी भाषाएं भी करें, और वो शुरू होना था मौखिक से, यानी 5 तक भी सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, कुछ जो जिस इलाके में बच्चा रहता है मौखिक शुरू होता है, फिर लिखना जो है उसको क्लास 6 से करके, और 3 साल में चूंकि हमारी ये भाषाएं संबंधित होती है एक दूसरे से, मान लीजिए तमिल वाले को मलयालम सीखने में बहुत दिक्कत नहीं होगी, या बांग्ला वाले को बच्चे को उड़िया सीखने में बहुत दिक्कत नहीं होगी, भोजपुरी भाषी को स्टैंडर्ड हिंदी में दिक्कत नहीं होगी, ऐसे, क्योंकि वहाँ डायलेक्ट कॉन्टिन्यूम होता है जहाँ पे कभी भी कम्युनिकेशन पूरी तरह से ब्रेक नहीं होता, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने पे थोड़ा बहुत इस बार से लोग समझते रहते हैं एक दूसरे को। तो ये था कि वो बच्चा जो है लिखना पढ़ना करके दक्ष हो जाए क्लास 10 तक, ताकि जब वो या तो कॉलेज में जाए या किसी मान लीजिए 12 करके इंजीनियरिंग मेडिकल में जाए, और वो दौर था IITs का, याद कीजिए कि इंजीनियरिंग का और सारे मीडियम इंग्लिश थे उनके, तो वहाँ पे ये जो ट्रांजिशन होगा भाषा का, उसमें उसको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन समस्या क्या रहेगी कि हमने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का अच्छी तरह से पालन नहीं किया, अच्छी तरह से आज भी नहीं कर रहे हैं, और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का एक आवश्यक अंग जिस कारण से भी बना हो, पॉलिटिकल सोशल जैसे भी मजबूरी, हम सभी जानते हैं कि भारत में ऐसा बनाया गया, दिखाया गया कि अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो आप कमज़ोर हैं, बेकार हैं, या इवन जो लोग नौकरी करते हैं उनमें भी, और चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो जाते थे, लेक्चरर भी, जब भी कोई अगर रीजनल लैंग्वेज मीडियम पढ़ के आया या इंग्लिश में प्रोफेशन नहीं है, नहीं बोल पाता, तो उसको बहुत कम समझा जाता था, जैसे कि वो बेकार है, मानसिक रूप से बुद्धू है। तो एक ये कर रहा हूँ डायग्रेशन, मैं साइंस का विद्यार्थी था तो इंग्लिश भी पढ़ाई जाती थी, एक पेपर तो पढ़ते ही थे स्कूल से ही क्लास 6 से, लेकिन बोलना बिल्कुल नहीं आता। तो JNU जाकर फिर मैंने खुद से नियम बनाया कि मैं सिर्फ बिहारी लोगों से, अभी CV शर्मा आए होंगे, वो था, वो मेरा क्लासमेट था कुछ कॉलेज में भी, और बाद JNU में तो पूरा, हम लोगों ने, वो तो इंग्लिश ही पढ़ गया था, उसको समस्या नहीं थी, मुझे थी, लेकिन मैं इन सब से दूरी बना के, किसी हिंदी वाले से दोस्ती नहीं, हिंदी बोलने वाले से, सिर्फ दक्षिण भारतीय और विदेशी, अंग्रेजी का आपको समझ में नहीं आता था, और अंग्रेजी की फिल्में देखना, न्यूज़ सुनना, गाना सुनना, तो शुरू में तो बिल्कुल समझ में नहीं आता था, बिल्कुल ही नहीं, टाइटल के अलावा फिल्म का नाम लिखा होता था ना, क्या बोलता था उसमें, लेकिन देखते जरूर थे। लेकिन क्या हुआ कि अपने आप को मैंने ऐसा माहौल दिया जहाँ पे ओरल लैंग्वेज पे मेरी मास्टरी हो जाए, और फिर चूँकि लिखना तो आता ही था, और ग्रामर जन्मजात क्षमता थी। देखिए क्या होता है कि ये, क्योंकि अगर हमें इंग्लिश पढ़ाई गई होती उस समय इसी तरह से कि हम इंग्लिश में स्किल हो जाते, प्रोफिशिएंट हो जाते, तो क्या होता है कि ये जो मीडियम का ट्रांजिशन हुआ तो उसमें दिक्कत नहीं होती। तो इस कारण से हमें कमज़ोर समझा गया, और हमारे टीचर्स भी बात नहीं करते थे फर्स्ट सेमेस्टर तक, लेकिन जब देखा कि मार्क्स लगभग हर पेपर में, तो जो इंग्लिश वाले थे सारे उनको जैसे B+ बहुत हुआ तो A- तक, लेकिन मेरे कम से कम 87, 88 यानी A+ से कम किसी पेपर में नहीं आता था, क्योंकि ग्रामर का तो था, और कम लिंग्विस्टिक्स में कम लिखना होता है, साहित्य के जैसा नहीं, सिर्फ फॉर्मूला से, तो वो करके जब उनको लगा कि नहीं यही सबसे अच्छा है, तो फिर हमारी तरफ आए। तो कुल मिलाकर ये कहने का था कि हमारा ट्रांजिशन इंग्लिश की भी स्थिति ऐसी रही कि उसमें भी आज भी नहीं किया जा रहा। आज भी आप देखते होंगे, यहाँ भी बनारस में भी जहाँ आप रहते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाके इंग्लिश मीडियम होंगे बहुत सारे, वहाँ देखिए, और सरकारी में तो पता ही है कि क्या होता है, इंग्लिश टीचर को इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, देखा है ना। मैं जाकर NCERT में था, 10 राज्यों में करके भी, और व्यक्तिगत तौर पर भी देखा कि वो प्राइमरी स्कूल वाले को तो बिल्कुल नहीं आती उस टीचर को,
और बाकी को थोड़ी बहुत आती है, यानी शायद 10 to 15% जितने 10 राज्यों में देखे उनको खुद को इंग्लिश नहीं आती, यानी वो खुद से नए टॉपिक पे, है ना, बोल नहीं सकते। जितना टेक्स्ट में लिखा है और एक्सरसाइज के जो आंसर्स है या गाइड में नोट में जो किया उतना ही, उसके अलावा नए विषय पे वो सेंटेंस क्रिएट नहीं कर सकते या नया कुछ पढ़ के उसको समझ नहीं सकते, जो उतनी लिमिटेड वोकैबुलरी उनकी, लिख नहीं सकते कुछ ऐसा। और यूनिवर्सिटी में देखा इफ्लुएंट होता है, जो कई राज्यों से आते हैं लोग, खासकर फॉरेन लैंग्वेज में, उनकी फॉरेन लैंग्वेज अच्छी होती है, लेकिन एक एप्लीकेशन की एमए करके आए हैं, नेट करके आए हैं, और मैं डायरेक्टर था वहाँ, तो देख रहा हूँ एप्लीकेशन भी न मार्जिन न सेंटेंसेस न फुल स्टॉप कहाँ गया, वो भी कई लोग ऐसे करते हैं। तो उस छोटे क्लास में, क्योंकि वो टीचर बनना नहीं चाहते थे ना, जब तक कुछ नहीं होता तब तक कर रहे हैं। और फिर वही बात कि बीएड में इंग्लिश है तो, लेकिन उसको जो ट्रांजैक्ट करने वाले लोग हैं, आपका मटेरियल उसके साथ संबंध नहीं है। आज भी आप एनसीईआरटी की किताबें देखें तो क्लास 1 में ही आपको मिलेगा, पहली ही कविता होगी क्लास 1 में, तो स्टार के बारे में है ना, वाइट स्टार, येलो स्टार, ब्राइट स्टार, कम व्हेन, सबके बीच में डैश है, कम व्हेन आई एम इन द बेड स्टार, यानी इतना बड़ा एडजेक्टिव है स्टार के पीछे, ठीक है। और पहला क्लास है, और बच्चे कौन है, अंग्रेज नहीं है, ज्यादातर हमारे समाज के शहर हो चाहे गांव हो, तो उनका टेक्स्ट भी ऐसे ही चलता है। हिंदी का भी देखें तो वहाँ भी ऐसे ही, अभी आज भी है, राज्यों का भी ऐसे ही है, क्योंकि वो नकल करते हैं अधिकांश एनसीईआरटी की, उसमें भी ऐसे ही होता है कि जैसे आपने पढ़ा होगा बड़ा में कि वोकैबुलरी है, मान लीजिए तो ग्रेडिंग होती है ना, या पहली क्लास के बच्चे को दूसरी क्लास के बच्चे को हिंदी अगर हो तो ऐसे शब्द का आपके वाक्यों में प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसके समझ के परे है, क्योंकि शब्दों का अपना अर्थ नहीं होता, वो तो संदर्भ कॉन्टेक्स्ट से बनता है ना, अनुभव से आता है, तो वो है नहीं। इसीलिए जो मोस्ट कॉमन है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स है, जैसे हिंदी में करीब 5000 शब्द ऐसे हैं जिनसे आपका एक आदमी का और छोटे बच्चों का स्कूल तक सारा काम हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अंग्रेजी में सिर्फ 1200 शब्द हैं जिससे 70 साल की उम्र तक इंग्लैंड अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति पूरी जिंदगी गुजार सकता है, अगर वो टीचर ना बने और इंजीनियर डॉक्टर ना बने, तो मतलब आम आदमी जो है, यानी 300, उसमें क्या होता है, जैसे सर्वनाम हुए, है ना, आई, यू, ही, शी, वी, दे, इसी तरह से कुछ एडजेक्टिव्स हुए, गुड, बैड, लॉन्ग, शॉर्ट, है ना, टॉल वगैरह, फिर कुछ वर्ब्स हुए, कम, गो, सिट, है ना, टॉक, ड्रिंक, ईट, ये सारा मिला दीजिए आप, एडवर्ब होते हैं, स्लोली, फास्ट, टुडे, टुमारो, ये सारा मिल के भी 1200 तक में सारा काम चल जाता है, वेल रिसर्च है। हिंदी में किया नहीं किसी ने, भाषाओं को कमजोर रखने का इस तरह से भी, वही शक्ल की जो मैंने बात की कि हमारी भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी पर निर्भरता के कारण, और उसको ऐसा बना दिया गया कि इसी में अंग्रेजी के कारण ही आपका विकास होगा, सब कुछ हो सकता है। हालांकि ना ये तब सच था ना आज सच है। सिर्फ आज से 40-50 साल पहले, 50 साल पहले भारत में सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश थोड़ा बहुत जानने वालों की संख्या करीब 10 लाख थी, ठीक है। आज हालांकि टोटल मिलाकर मातृभाषा भाषी है करीब 2,70,000 जिनकी मदर टंग है, और सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज के बोलने वाले करीब 11 करोड़ है। तो इतनी बड़ी आबादी में वो भी 11 करोड़ में जिनको सिर्फ, बहुत अधिकांश ऐसे जिनको सिर्फ सिग्नेचर करना आता है, ABCD आती है, ऐसे वाले, ना कि इंग्लिश में पूरी तरह से प्रोफिशिएंट, सब काम अपना कर सकते हैं, ऐसे नहीं है। तो इतनी कम जनसंख्या के लोग, शुरू पहले तो और भी, है ना, कम, धीरे धीरे बाद में इधर बढ़ा 70s के दशक से, तो प्रोफिशिएंट हम इंग्लिश में नहीं थे और बनने नहीं दिया गया। तो ये जरूरी था मीडियम के रूप में कॉलेज, क्योंकि ये मैं बताना भूल गया कि कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, हायर लेवल में जब हम लैंग्वेज या मीडियम की बात करते हैं या सब्जेक्ट की,
तो अनिवार्य रूप से ये सेकेंडरी तक जो लैंग्वेज है उसी पे निर्भर है, क्योंकि आप सभी पढ़ते होंगे शिक्षा शास्त्र में और खास करके लैंग्वेज पेडागोजी में कि लैंग्वेज की क्या होती है, एक एज होती है सीखने की, ऑप्टिमल एज। वो मदर टंग में हम उसको कहते हैं क्रिटिकल पीरियड, यानी ब्रेन की जो प्लास्टिसिटी होती है, न्यूरॉन्स नए बनेंगे टूट जाएंगे, यानी सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स की संख्या जो 2-2.5 साल का बच्चा होता है ना, उसमें ज्यादा होती है हम आपसे एडल्ट से। क्यों? क्योंकि उसको ये जैसे जैसे जाएगा ना, बाहर से सूचनाएं जाएंगी, इसको अरेंज करते 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 टूटेगा टूटेगा, है ना, नया बनेगा। तो इसी को हम कहते हैं ब्रेन प्लास्टिसिटी, यानी कि वो जो है न्यूरॉन्स बायो है ना, बायोलॉजिकल रूप से न्यूरॉन की सिनेप्सिस की, हमारे अमिगडाला के जो फंक्शन या उसका स्ट्रक्चर है, उसमें जो हार्मोन्स आते हैं, ठीक है, हिप्पोकैम्पस की सारे ये जो होते हैं प्लास्टिक होते हैं, यानी उसको बदला जा सकता है, ठीक है ना। जो बाहर से आप देते हैं परसेप्शन हो, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, कान से आंख से करके सूचनाएं देके, उस आधार पे जो चेंजेस हो रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल बायोकेमिकल, उससे बदला जा सकता है। तो उसकी एक क्रिटिकल पीरियड होती है, उसके बाद प्लास्टिसिटी इतनी ज्यादा नहीं रहती। तो मातृभाषा में, यानी कि हम सभी जानते हैं, हमारे तो इंडियन उसमें सोसाइटी में है ही कि 13-14 साल की उम्र तक, प्यूबर्टी तक जो है, उस समय तक मनुष्य जो बन जाता है वही बना रहता है ना। तो उसका चाहे ज्ञान हो, तो उसका मूल्य का हो, कॉग्निशन है ना, और मूल्यों का वैल्यूज हुए, जो भी चीजें उसकी भाषा का, वो तब तक ही ब्रेन प्लास्टिक होता है, उसमें आप बदलाव कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा रिजिड हो जाते हैं, तो उसमें जल्दी नहीं होता। इसलिए मातृभाषा के फाइनल इंग्रेडिएंट्स, यानी बोलना चालना और बेसिक काम करना तो हो गया, लेकिन जो उसका लैंग्वेज का फंक्शन है, साहित्यिक फंक्शन भी है ना, एस्थेटिक प्लेजर के लिए, लिटरेरी फंक्शन, आनंद लेना, जो गाने का, ये सारी चीजें, चिंतन करने का, थॉट का, तो ये सब का जो है ये भाषा के बेसिक स्ट्रक्चर पर ही निर्भर है, लेकिन उसका एक अलग तरह का फंक्शन है। जैसे अगर हम मान लीजिए बोलने की भाषा में कहते हैं कि किसी की प्रेमिका हो, प्रेमिका बात करें, तो मैं तुमको हर वक्त सुबह शाम चाहूंगा, है ना, और जब चाहो तो मुझे आवाज दो, मैं आ जाऊंगा। किसी को गाने में अगर कर दिया जाए, तो चाहूंगा मैं तुम्हें शाम सवेरे, मैं कहाँ चला गया, वर्क किधर आ गया, है ना, और एडवर्ब कहाँ चला गया, तो बोलने में, लेकिन है उसी पर आधारित। इसके फंक्शन जो है ना, मैंने पहले ही कहा कि शब्दों के अर्थ नहीं होते अपने आप में, कुछ को छोड़कर जो नेचुरली होते हैं उनके, जैसे गड़ गड़ पट पट, है ना, ठक ठक खन खन, ऐसे वो सारे आते हैं समाज से। जिस समाज में आप होंगे और जिस साउंड सीक्वेंस को जिसके साथ जोड़ दिया गया है ना, समाज ट्रेडिशनली कन्वेंशनली, वो उसका हो गया। और यही कारण है कि जैसे हम जिस काला अगर रंग है, तो वो आंख से दिमाग से एक ही है ना, उसकी वेवलेंथ भी एक ही है, लेकिन अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द हैं, क्योंकि वो ट्रेडिशन और कन्वेंशन से आए। तो कहीं पहले मनुष्य ने एक समुदाय में तो 5-10 रहे होंगे, काला ऐसा बोल दिया तो काला हो गया, किसी का स्याह हो गया, किसी का ब्लैक हो गया, है ना, जैसे करके, तो इसमें अपने नहीं होते, वो वहां से आते हैं। तो ये कारण है कि हमारा जो बात कीजिए शब्दों के, हाँ, इसमें क्या तो भाषा सीखने में, चाहे वो मीडियम हो या सब्जेक्ट के रूप में हो, उसमें क्या था कि हम, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई भी व्यक्ति हो, उद्देश्य ये होता है कि हम ऑटोनोमस बने, लर्नर की ऑटोनोमी, और लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट, यानी कि जो 4 स्किल कहते हैं हम जिसको, वो भी गलत है ना, क्योंकि भाषा या आपको अवैज्ञानिक रूप से, और ये जो साहित्य पढ़ते हैं, ठीक है ना, फिर वही अगर बीएड कर लेते हैं और वहाँ वो बताएंगे आपको ऐसे, लेकिन वरना कभी भी आप खुद कॉमन सेंस से देखिए कि कभी भी ऐसा नहीं होता। हमारा बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि लिसनिंग अलग हो रहा हो कहीं और स्पीकिंग अलग हो रहा हो, है ना, रीडिंग अलग हो रहा हो, राइटिंग, ऐसा हो ही नहीं सकता हमारे किसी भी काम में नहीं, तो ये होता ही नहीं। और दूसरा मैंने शुरू में ही कहा था कि शब्द और व्याकरण, वर्ड एंड ग्रामर, उसको अलग कर दिया, वो क्योंकि रिटन लैंग्वेज की प्राइवेसी पर फोकस किया उन्होंने, उसको इम्पोर्टेंस ज्यादा दिया, इसीलिए। वरना ब्रेन के अंदर क्या होता है कि
हम जैसे ये संस्कृत के तो शब्द जाते हैं ना, और शब्दों के रूप क्या होंगे, उसमें इरेगुलरिटीज क्या होगी, वो हमारे अनुभवों के आधार पर ब्रेन में वो अलग अलग न्यूरॉन्स में वो अपने बाइंड हो जाते हैं, उनकी बॉन्ड हो जाते हैं। अब क्या है कि दिमाग के अंदर भाषा, व्याकरण और शब्द, लाइक वर्ड और ग्रामर का अंतर नहीं होता, वर्ड में ही ग्रामर होता है। लेकिन जब ये जो हमारी शिक्षा की प्रणाली बनी और भाषा शिक्षण की खास करके, तो उसमें अज्ञानता के कारण या नहीं सुना गया होगा, ऐसे जो ज्ञानी लोग होंगे उनको नहीं रखा गया होगा, कमेटी में नहीं सुना गया होगा, ये हमें सिखाया जाता रहा कि ग्रामर और वर्ड अलग अलग है। वो तो लिखने में अलग होता है ना, कि डिक्शनरी अलग हो जाती है और ग्रामर अलग हो जाता है, क्योंकि भाषा में, दुनिया की किसी भी भाषा में एक अंग होता है, दो ही वस्तुएं होती है। एक होता है कि आपके पैराडाइम होते हैं, शब्दों के समान रूप से काम करने वाले, है ना, शब्दों के पैराडाइम। जैसे आप जब कहते हैं प्रोनाउन, तो यानी इंग्लिश में आई, ही, वी, शी, है ना, दे, ये सारे क्या है, पैराडाइम है। यानी इसको जहां भी रखेंगे वो एक खास तरह का काम करेंगे अपने प्लेस के कारण, ठीक है। और वो एक कैटेगरी बनी हुई है। नाउन है तो वो अपने खास जगह में प्रयोग होंगे, ठीक है। एडवर्ब ऐसी, तो सबकी कैटेगरी बनी हुई है। तो एक लेवल होता है हमारी भाषा में। देखिए जो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, वो प्रॉब्लम, और कितना समय है हमारे पास, वो मैं आपको 5-7 मिनट में बता दूंगा। ये समझना ज़्यादा जरूरी है, ये हमें जानना है। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये वर्टिकल लेवल पे यहाँ कैटेगरीज होती है, जैसे नाउन, प्रोनाउन सभी की, और दूसरा हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या होता है कि यहाँ से आइटम सेलेक्ट करके उसके कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे नहीं बनाते कि आर्बिट्रेरी होते हैं, वो हम यहाँ इस एक कैटेगरी से लिया, मान लीजिए प्रोनाउन की कैटेगरी से लिया ये, उसके बाद लिया ऑब्जेक्ट, नाउन की कैटेगरी से कुछ ले लिया यहाँ पर, और फिर वर्ब के काबू हो से सारे, और उसको यहाँ पे अरेंज किया। तो मैं क्या हो गया ना, अब कौन सा होगा, ये जो हमने सुन लिया, जो भी, क्योंकि पहले विचार आते हैं, पहले आइडिया आते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे होता है। भाषा में पहले जो है भाषा के बिना होता है, कुछ चीज़ें भाषा पर ही डिपेंडेंट होती है, लेकिन अधिकांश जो है वो भाषा के पहले जो है एब्स्ट्रैक्ट लेवल, इसको हम इंग्लिश में प्रोपोजिशन कहते हैं, आइडिया कह सकते हैं, विचार, वो पहले होते हैं और वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। और जो इसके बच्चों के विचार नहीं होते, बच्चों में प्रोपोजिशन नहीं होती, क्योंकि इसका क्या है, और वो चूँकि बाहर से जैसे आते जाते हैं, इसके आधार पर हमें विचार होते हैं। कुछ भाषा जब आ जाती है तब भी बनते हैं, लेकिन बेसिक तौर पे भाषा जो है वो विचार है प्रोपोजिशन का। तो प्रोपोजिशन आया कि मुझे पेट में कुछ हुआ, भूख लगी, वो मेरे आइडिया पोजिशन कि भूख। फिर अगर मुझे हिंदी आती है तो क्या लेंगे, प्रोनाउन का कौन सा रूप, मुझे, ठीक है ना। और हिंदी आती है तो यहाँ भूख, वो हमारा सोशल रेशनली आया, भूख, है ना। और वर्ब से कौन सा लेंगे, जीना नहीं लेंगे, हंसना नहीं लेंगे, सोना नहीं लेंगे, ठीक है। वो अनुभव से, एजुकेशन से, संस्कार से क्या होगा, और लग लेंगे, लक्षण क्रिया लेंगे, ये 3 हुआ, है ना। मैं, लग, ये 3 हमने कैटेगरीज ले ली, और ब्रेन के अंदर क्या करती है, वर्ड भी, और कौन से शब्द का क्या रूप होगा किस अन्य शब्द के साथ, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। ये पैराडाइम है, ये सिंटैक्स, ठीक है, सिंटैक्टिक से कहते हैं, सिंटैक्स, पैराडाइम से आइटम सुनते हैं, और सिंटैक्टिकली, सिंटैक्ट जो है हम अरेंज करते हैं अपने विचारों को। तो बाकी जो सेंटेंस होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट है, सेंटेंस जहाँ होते हैं, ठीक है। और जब हम उसको बोलते हैं तो उसको अट्रेंस के उच्चारित, वाक्य इधर ही बन जाता है, इनके अंदर, और उसका उच्चारण। यही कारण है कि एक भाषा विशेष के करोड़ों लोग होते हैं, लाखों होते हैं, जो भोजपुरी 5 करोड़ लोग बोलते हैं, तो लेकिन सबका तो एक ही जैसा बोलता, हर परिस्थिति में, हर अवसर पर जब भी
एक ही तरह के फिक्स्ड वाक्य होते हैं और वाक्यों को आप एक जगह जमा कर सकते हैं, लेकिन नहीं होता है ना। पति पत्नी का नहीं होता, भाई बहन का नहीं होता, सबका। मेरा ही अभी का वाक्य अलग हो रहा है, घर में अलग होता है, हिंदी के साथ अलग तरह का होगा, अपने दोस्तों के साथ हिंदी वही है, लेकिन तो कैसे अंतर क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो पैराडाइम्स हैं वो ज़्यादा एक्सपेंडेबल नहीं है, होते हैं वो थोड़े ही है, लेकिन सिंटैक्स की इनफाइनाइट है कि इसको यानी कंप्यूटर की तरह आपके सिंबल्स कम है ना, या अल्फाबेट में 26 लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट में, तो क्या है कि सिंबल्स कम है, लेकिन उसकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की पावर इतनी है, ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिव कैपेसिटी की, उस चीज से ही हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ है ना कुछ लिख सकते हैं। उसी तरह कम ही साउंड्स, कम ही वॉवल्स, कम ही कॉन्सोनेंट से और वर्ड्स की लगभग लिमिटेड, बिल्कुल वो अनंत नहीं है लेकिन लगभग लिमिटेड होती है, उससे हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है ना, तो सेंटेंस या बनाते हैं तो उच्चारण करते समय कभी श का स होगा वगैरह वगैरह, कोई लगा मुझे भूख लगी, मुझे भूख लगा है ना, चाय बहुत अच्छा है, लेकिन तो यहाँ सबकी भाषा एक जैसी रहती है। ठीक है, और बाहर आके जो है हमारे अनुभव के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, क्या एक्सपोजर है उसके आधार पर ठीक है ना, जो वो बदलती रहती है। अब क्या है कि जो पैराडाइम था हमारा वो इसको सिंटैक्स बनाना, यही है भाषा का खेल। तो मातृभाषा में क्योंकि ये नेचुरली हमारे पास सिचुएशंस है और इनेट कैपेसिटी है तो वो हो जाता है, लेकिन सेकंड लैंग्वेज में क्या होता है कि वो है नहीं। तो जब भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं आप, और 14 साल की उम्र तक मातृभाषा में कुछ भी सीखना जो है आसान होता है, और सेकंड लैंग्वेज में क्या होता है कि साउंड के उच्चारण, उसको हम कहते हैं सेंसिटिव पीरियड या सेंसिटिव विंडो, खिड़की। तो मातृभाषा में लगभग 13-14 साल तक ऑप्टिमल होता है और ये जो प्लास्टिसिटी होती है, और सेकंड लैंग्वेज में क्या होता है कि फोनोलॉजी का, साउंड का, उच्चारण का वो बहुत छोटे कम समय, उसका 7-8 साल की उम्र तक ही वो फिक्स हो जाता है। जब मातृभाषा का बन गया ना तो न्यूरॉन्स के सारे साउंड अटैच हो गए, तो जिससे शाह की आदत पड़ गई तो शाह ही रहेगा। बांग्ला भाषी को कितना भी हिंदी सिखा दो एडल्ट को, है ना, तो शौक कहेगा, शौक चला गया, है ना, नहीं कहेगा ना। और मैथिली भाषी, भोजपुरी भाषी को तो कितना भी एडल्ट को कर लो तो है ना, विशेष रूप से कोशिश करते हैं, कोशिश नहीं करेंगे विशेष, है ना, तो उनका तो वो साउंड की जो है ना, इसलिए आपने देखा होगा कि इंग्लिश जिन्होंने बाद में सीखी और शुरू में को मौका नहीं मिलता, तो मेरे पास हमारे मित्र भी, हम सब, मैं भी करता हूँ, मैं तो खैर पहले ही कहता हूँ कि मैं तो अंग्रेजी खुद ही सीखी मैंने, इसीलिए अंग्रेजी मेरी गलतियाँ होती नहीं वैसे, बहुत कम, लेकिन अमेरिकन के दिन हमारे लेके काफी ठीक हो गई। खैर, तो क्या होता है कि वो भी MA PhD करके भी इंग्लिश के प्रोफेसर भी वो ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस इन इंग्लिश आवर नेशन, ऐसे कई लोगों को सुना है अच्छे अच्छे लोगों को बोलते हुए। तो क्योंकि सेंसिटिव पीरियड जो है सेकेंड लैंग्वेज का वो छोटा होता है साउंड के लिए, उच्चारण के लिए, ठीक है, बाकी के लिए वही है, उसका 13-14 साल तक उसको दिक्कत नहीं होती। इसीलिए उच्चारण तो आप नहीं बदल सकते, लेकिन जब हम मीडियम की बात करते हैं, आते हैं उससे पहले ये कंप्लीट कर लो, तो जब हम लोगों ने ये धारणा बना दी कि जो लिखित भाषा है वही प्राइमरी है, और ये ना करके, क्योंकि वहाँ तो एक ही है, तो दोनों एक साथ बाहर आके, तो पर्पस क्या होता है यहाँ पे, मन के अंदर हो, ब्रेन के अंदर या बाहर, कि ये जो हमारे पैराडाइम्स है, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, वो कब यूज होंगे वो पहले से आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। विचार आएंगे, किसी विचार को व्यक्त करने के लिए आप सेंटेंस बनाएंगे, पहले से नहीं बता सकते। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ कि मैं आज डैश डैश चाहता हूँ, अब उस डैश डैश में क्या आएगा, एक तो नाउन आएगा, ऑब्जेक्ट है ना, और एक वर्ब, क्रिया आएगी, लेकिन कौन सा नाउन, कौन सी क्रिया नहीं बता सकते, इसलिए उसकी लिस्टिंग करती है, ठीक है ना, इसकी लिस्ट हो रही है कि भैया ये चाय, दूध, खाना, चिकन, है ना, सब्जी, रोटी, वो नाउन्स में हो गए, ऑब्जेक्ट्स में, वर्ब में खाना पीना, हंसना बोलना। अब देखिए ये हो गया, वहाँ से ले ली, तो मैं, हमने सुना मैं आज डैश, डैश में हमने डाल दिया चाय, ठीक है, तो चाय जैसे ही लिखा पैराडाइम से, आपका सिंटैक्स का रूल बताएगा, ये हम
अनुभव से और सीखते 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 हैं भाषा में। वो बताएगा कि अगर चाय हो गया तो चाय हंसना चाहता हूँ नहीं, चाय सोना चाहता हूँ, अपने आप बहुत सारे जो है आउट हो गए। तो क्या इसके साथ जुड़ेगा? तो या तो खा सकता है, बांग्ला भाषा में तो खा लेंगे चाय, है ना, और अगर बाकी हो तो पीना आएगा तो ही संभव है, ठीक है ना। तो चाय लिया और पी लिया। अब क्या है कि चाहना भी आगे, तो चाहना के कारण, ठीक है, पीना का क्या रूप होगा वो सारी है इंफॉर्मेशन। तो चाहना लगाया, इसलिए पीना चाहता हूँ, पिया चाहता हूँ, पीऊंगा चाहता हूँ, है ना, पी रहा चाहता हूँ नहीं होगा, ठीक है ना, पी के ये रूप। तो क्या हो गया, हमारे पैराडाइम के जो है वो हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो कुछ भी हो सकता है सिंटैग में। और जो सिंटैग, इसलिए सिंटैग की जरूरत पड़ती है जो हमें बताता है कि अगर आपके इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे सिंटैग में अन्य कौन से वर्ड्स आपने चुन लिए हैं, उसके कारण उसका क्या रूप होगा उन चुने हुए वर्ड्स का, वो हमें ग्रामर बताता है, ठीक है ना, रूल बताता है। तो ब्रेन के क्या है, तो इसीलिए ग्रामर में वो वस्तुएं होती है, वो चीजें होती हैं जो ये सिखाता है, बताता है कि अगर ये हो तो इसके साथ ये का इसका, तो कहाँ प्रेजेंट होगा, कहाँ पास्ट होगा, कहाँ परफेक्ट होगा, है ना। अगर हमने ले लिया कि मैं आज चाय पीना चाहता और है होना वर्ग ले लिया होगा, तो होना का कौन सा रूप, क्योंकि मैं है इधर तो हूँ होगा, ये ग्रामर बता रहा है, क्योंकि ये इरेगुलरिटीज है, फिक्स्ड नहीं, ठीक है ना। तो फिक्स्ड है, इरेगुलर लेकिन फिक्स्ड है। तो एक ही शब्द के क्या रूप होंगे किसी अन्य शब्द के साथ, वो हमें ग्रामर बताता है। और ब्रेन में तो एक साथ होते हैं सारी इंफॉर्मेशन, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, जो अनपढ़ है उसका भी ग्रामर और डिक्शनरी सब यही होता है। और यही कारण है कि जो एडल्ट है वो जब दूसरे शहर में जाता है और किसी अन्य कारण से, तो दूसरी भाषा वो नए शिलांग में रह के, है ना, 21-22 साल में, वो तो सिर्फ बच्चों, छोटे बच्चों की तरह ये पापा आ ऐसा वाला करके खांसी बोल लेता हूँ, सवाल कर लेता हूँ। लेकिन जो टैक्सी वाले हैं, मजदूर हैं, जो उनका काम करते हैं इंडस्ट्री में, वो सब फ्लुएंटली खांसी बोलते हैं, ठीक है ना। ग्रामर देखी और कई तो अंगूठा छाप है, ठीक है, लेकिन और हम लोग जो है ग्रामर कर करके इंग्लिश का, और डिक्शनरी बहुत, और टीचिंग मेथड ये वो बात करेंगे तो नहीं, और फिर भी प्रोफेशन नहीं हो पाते। तो जब भाषा को मल्टीलिंगुअल एजुकेशन तो दूर की बात, मोनोलिंगुअल में भी दिक्कत होती रही, क्योंकि इंग्लिश को भी हमने इंग्लिश की तरह नहीं सिखाया कि, और यही कारण है कि मीडियम के रूप में फिर तब ये दिया जाता है कि क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं, समाज चाहता है कि इंग्लिश में ही उसका विकास होगा, इंग्लिश के कारण ही विकास होगा, तो इसलिए सब लोग इंग्लिश की तरफ देखते हैं, इंग्लिश की तरफ देखते हैं। और स्कूल भी हमारे ही बगल में गोपी राधा, वो हमारे टाइम में जब मैं स्कूल जाता था, एक मुकुंदी चौधरी लड़कों का और लड़कियों का गोपी राधा, है ना, प्राथमिक विद्यालय, बाद में हाई स्कूल हो गया, वो हो गया है अभी कुछ साल से अंग्रेजी माध्यम। मतलब उसके 2 बच्चे तो हमारे ही गांव के हैं, जैसे मजदूरी करते हैं उनके बच्चे हैं, तो उनको तो उनका सब देखा कि या तो इंग्लिश मीडियम है कहने को, लेकिन काम वही सारा जैसे हम पढ़ते थे वही हो रहा है, हिंदी में समझा के और ABCD वगैरह राइम वाइम सिखा देते हैं। उसके बाद तो अभी तक वो 10th में आगे बच्चे कई साल देखा, लेकिन इंग्लिश में खुद से कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमें तर्क दिया गया कि अंग्रेजी पर ही निर्भर रहेंगे आप, लेकिन अंग्रेजी को अंग्रेजी की तरह नहीं पढ़ाएंगे, कि प्रोफेशन बनना, ऑटोनोमस बनना, कि खुद से हम अगर 6 साल 5 साल 7 साल पढ़ लेते हैं, तो क्योंकि पर्पस क्या है हमारा, यही सीख लेना ना। और फिर चूंकि संदर्भ जो है कॉन्टेक्स्ट जैसा होगा, तो अगर जानता है बच्चा कि कौन शब्दों का प्रयोग जो है किस रूल के अनुसार कैसे होगा, वो कर देते हैं। पेडागोजी हमारी ठीक होती, यानी प्रैक्टिस करके आदत बना के रियल लाइफ सिचुएशन में, ना कि तो ग्रामर पढ़ना क्या है ना, ग्रामर सिखाना, और जो हमारी टेक्स्ट बुक करती है उसको हम कहते हैं टीचिंग अबाउट द लैंग्वेज, या मैंने जिन भाषाओं में डिप्लोमा किया, हमारे टीचर्स भी वो हमें भाषा के बारे में सिखाते थे कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ना कि भाषा, क्योंकि ग्रामर की भाषा है, और ग्रामर में है ना वर्ड अलग नहीं है, इससे दोनों साथ साथ ही है। तो ये सब कर करके तो अंग्रेजी नहीं हुई। अब देखिए चूंकि अंग्रेजी पर ही हमें निर्भर होना, अंग्रेजी की तरफ देखने लगे लोग, और
इन भाषाओं को सारा लिखा गया नियम में, पॉलिसीज में कि ये भाषा माध्यम बनेगी, लेकिन उनमें दिक्कतें आ गई। एक तो कहा गया लोगों का एस्पिरेशन जो कि झूठ तर्क पर आधारित था, और दूसरा ये हुआ कि ये भाषाएं विकसित नहीं है। तो भाषाओं को माध्यम बनने के लिए, जैसे आप माध्यम बनाएंगे तो कोई विषय होगा, है ना, चाहे वो सोशल साइंस का हो, आर्ट्स का हो, साइंस का हो, इंजीनियरिंग का, तो विषय होगा। तो उसके लिए हमें साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टर्म्स चाहिए, और उसके लिए 1961 में एक संस्थान बना, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। इनका काम था कि इन्हीं चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए शब्दावली बना देना, लेकिन उसमें हिंदी के अलावा परसों मतलब 2 साल पहले तक जो है सिर्फ उड़िया में कुछ, क्योंकि किसी ने जोर डाला हुआ तो कुछ कोश बने उस विषय के लिए। अभी जैसे मैं मैथिली के लिए जोर लगा रहा हूँ तो हमारे 4-5 बन गई, बोडो वालों ने जोर लगाया तो 13 बन गई। तो हमारे किसी भी भाषा में साइंटिफिक एंड टेक्निकल, या साइंटिफिक टेक्निकल मतलब टेक्निकल, जैसे सोशल साइंस में भी पॉलिटिकल साइंस की आपकी टर्मिनोलॉजी होती है तो वो अलग होगी, आम बोलचाल में नहीं होती, है ना। तो विषय के रूप में आपको चाहिए, हर विषय का, फिलॉसफी का चाहिए, केमिस्ट्री का चाहिए, इन भाषाओं से करने के लिए। तो ये इंग्रेडिएंट हमें नहीं मिला, इसीलिए हम नहीं कर पाए। तो अच्छा, वो भी स्थिति है कि जो इवन ऐसे राज्य भी थे जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और सब कुछ का माध्यम इंग्लिश है, वहां भी इंग्लिश। मेघालय के लोग उसको छोड़कर, नागालैंड के लोग, उन्होंने बताया ना, ये 10 स्टेट में उनका भी था, उसमें वही था शिलांग राज्य में। तो ये देख के क्लास में टीचर इंग्लिश में नहीं बोलता, नहीं करता, ठीक है ना। वो नागा बीच में, नागालैंड में वो, या इधर खासी में गाँव, क्योंकि उसको खुद ही नहीं आती, तो वहाँ भी लोग इटविट वाली, यानी कि वो डेली लैंग्वेज में क्या होता है ना, वो मैं लोग रखा था इसको मैंने कि अगले उसमें करेंगे बात। तो 2 तरह की प्रोफेशनसी होती है, एक तो होती है बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना, और दूसरी होती है कॉग्निटिव एकेडमिक। तो एकेडमिक भाषा, एकेडमिक लैंग्वेज की प्रोफेशनसी इंग्लिश वाले राज्यों में भी नहीं होती, प्राइवेट स्कूलों में कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि उन्होंने इमर्स कर दिया। तो लोगों का ये एस्पिरेशन था कि इंग्लिश से ही सब कुछ होगा, इसीलिए इंग्लिश मीडियम कर देने से और लोग उसके पीछे भागने लगे और चाहने भी लगे कि हो, क्योंकि उन्होंने देखा, मतलब अनकॉन्शियस माइंड का, समाज का, कि एक सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश पढ़ाने से तो नहीं होती इंग्लिश, तो कम से कम मीडियम रहेगा तो क्या होगा कि लगातार 5-6 घंटे जो है इंग्लिश देखेगा, सुनेगा। यही इसी का फायदा प्राइवेट स्कूलों ने उठाया, और ये सच भी है। भाषा को तो टेक्नोलॉजी में अगर हम यही चेंज कर देते, लेकिन हमारे दुश्मन, इनको असली दुश्मन नहीं है वो, वही ना समझ लोगों के लिए एनसीईआरटी जैसी संस्था, एससीईआरटी टीचर ट्रेनिंग की, इन्होंने भी अगर वो ठीक कर लिया होता ना, तो वहाँ हमें तो ये दिक्कत नहीं होती। गलती कर चुके हैं, अब तो सब अंडू करना, यानी कि हो गया। अब तो शब्दावली कब तक बनेगी? लोगों की जो ये मानसिकता है कि अंग्रेजी में ही होना चाहिए, मटेरियल आपको बनाना पड़ेगा। पेडागोजी जो है टीचिंग की, कि अभी भी वही चलता है। आज क्यों हम बीएड में बात करते हैं लैंग्वेज पेडागोजी की? जरूरत नहीं, क्योंकि वो मतलब 50s में किया, 60s में तो ठीक है भाई, इंग्लिश वही, हिंदी वही, तमिल वही, क्या ये भाषाएं बदल गई इतना? नहीं, तो सब कुछ वही, बच्चा वही, एडल्ट वही, हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर वही है ना। समाज का भी सिर्फ वस्तुएं बदली ना, तो उससे नए वर्ड्स आएंगे, नए वर्ड आएंगे तो उसी को वो नाउन्स की जगह लेंगे, उस वर्ब के साथ जुड़ जाएंगे। डाउनलोड करना, है ना, यही होगा, अपलोड करना, तो इतना ही होता है ना। बस करछुल की जगह मान लो करछुल, छुलनी, या जो होता है ना तरह के बट्टू, तसला, ऐसी चीजें मान लो वो गायब हो गई, दूसरे आ गए, खाली हो गया, और एक ही तरह का नहीं हो, बाकी सब कुछ वही है। तो फिर क्यों हर साल ट्रेनिंग, हर साल बदलना होता, हर साल है ना मटेरियल बनाते हैं ऐसा करके। तो मीडियम इंस्ट्रक्शन मल्टीलिंगुअल भी, और मल्टीलिंगुअल का मतलब ये नहीं कि एक ही है ना पूरे देश के लिए, अलग अलग राज्यों में हो सकता है। और अभी शुरुआत हुई है, NUP 2020 के बाद
और इस काम पे हमारी समिति, भारतीय भाषा समिति, मिनिस्टर एजुकेशन की यही काम कर रहे हैं कि उनको मारवा के जो है अभी जल्दी करवाए तो ये हो जाएगा, और लोगों के एक्सप्रेशन करने का। और अभी ऑप्शन के रूप में कम से कम, ये पहले भी था 1964 राधाकृष्णन कमेटी वाले में भी यही था कि अंग्रेजी को ऑप्शन करके भारतीय भाषाओं में, और उसके बाद में 70 वाले में और वगैरह वगैरह जो POA वगैरह बने है ना 86 वाले में, उसमें ये दिया होगा कि ऑप्शन के रूप में भारतीय भाषाओं का भी। तो अब उस पर जोर दिया जा रहा है कि आप देंगे कम से कम कुछ विषयों का, है ना, कुछ सब्जेक्ट। जैसे मेडिकल में कहीं फर्स्ट ईयर में आप टेक्स्ट बुक तो कर दीजिए मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, स्किल की, इवन बीएड की। बीएड में भी आपने देखा होगा, ध्यान दिया कि नहीं दिया। जैसे जो मान लीजिए बिहार की स्थिति मैं देख रहा हूँ, रिसर्च करके देखा लोगों का, वहाँ मान लीजिए हमारे कुछ मुस्लिम बच्चे, स्कूल को मैं देख रहा हूँ, यादव जी का स्कूल है, मित्र है, कि हमारे इंग्लिश मीडियम है, उन्हीं के स्कूल टीचर्स को ही नहीं आती, दो को छोड़ के बाकी को इंग्लिश नहीं आता, इंग्लिश मीडियम है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो मैं लगा हुआ हूँ ठीक कर दूँ उनका। तो वहाँ के कुछ टीचर्स और जो है ना, वो चाहते हैं कि BEd करें। उनको देखा बहुत अच्छे इंटेलिजेंट है, लेकिन अब उर्दू भाषी, तो उर्दू की जो टर्मिनोलॉजी है वो अलग है। और जब आप BEd की टेक्स्ट बुक अगर हिंदी मीडियम में भी हो तो इतनी आर्टिफिशियल होती है ना, शब्द ऐसे, वो उर्दू भाषी जो है वो तो समझेगा नहीं, इंग्लिश भी फॉर्म उसके लिए, और इस तरह की किताब भी जो है ना वो भी उसके लिए कठिन हो जाती है। ऐसे कई भाषाओं में होगा। बांग्ला का मान लीजिए राजवंशी इलाके में जो राजवंशी बोली बोलता रहा है, या चकमा बोली बोलता रहा है, या मानभूमि बोली बांग्ला का बोलता रहा है, झारखंडी बांग्ला बोलता है, तो उसमें जब आप टेक्स्ट बुक की बांग्ला रखेंगे तो वो जरूरी भी है, रिटर्न की और स्टैंडर्ड, वहाँ पे स्टैंडर्ड आपको रखना ही होगा अलग तरह का, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि उसको करते 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 होता है, वो हमने छोड़ दिया। तो अभी हम यही किया जा रहा है, इसका सोल्यूशन ये निकला कि कम से कम फर्स्ट ईयर जो किताबें हैं, चाहे वो टेक्निकल हो, साइंटिफिक हो, कोई भी डिसिप्लिन हो, किसी भी प्रोफेशनल कोर्सेज हो, वोकेशनल हो, उसमें उसको हम भारतीय भाषाओं में करके ऑप्शन दें, ठीक है ना, और टीचर्स को मल्टीलिंगुअल बनाए। ये राधाकृष्णन कमीशन में भी लिखा हुआ है कि सभी टीचर को, वहाँ लिखा है एसेंशियली दे शुड बिकम बाइलिंगुअल, यानी कि, और यही थी लैंग्वेज फॉर्मूला में भी दिया गया कि सभी टीचर को बाइलिंगुअल होना होगा। इसीलिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज की स्थापना की गई कि वो जो है बांग्ला के जो टीचर है उनको उड़िया सिखा देंगे 10 महीने ट्रेनिंग करा के, तमिल वाले को मलयालम, तेलुगु वाले को कन्नड़। तो क्या होगा कि टीचर हमारे एक ही टीचर जो है दो भाषाओं कर लेगा, और बच्चे को क्लास में अगर मल्टीलिंगुअल भी है तो ट्रांस लैंग्वेजिंग हो जाएगी, है ना। वो अगर जहाँ पे जिस इलाके में है तो 2-3 भाषाओं का प्रयोग होता। टेक्स्ट बुक आपके एक ही पेज पे 3 भाषाओं में कर दिया जाए, अभी वही होगा, करेंगे। तो ये सब काम करके तब हो सकता है। लेकिन सबसे जरूरी था BEd में खास करके जो है करिकुलम चेंज करने का, कि वहाँ पे इंग्लिश के अलावा और कुछ बड़ी भाषाओं को छोड़कर, और मल्टीलिंगुअल का तो होता ही नहीं, मतलब आज भी नहीं है, अलग से ट्रेनिंग में होता है, लेकिन उसमें कोई किसी BEd का आपने देखा हो तो बताइएगा, किसी कोई हम इसको मतलब मॉडल ले सकते, इसको मैंने नहीं देखा सुना कि वहाँ पे इसकी बात BEd जो करने आता है 3 ईयर वाला, उसको कहीं भी एक पैराग्राफ देता है मल्टीलिंगुअलिज्म के रिसोर्स ऐसा करके। लेकिन कैसे किया जाएगा, क्या होगा, मटीरियल भी तो आता है ना हमारे, जब हम लैंग्वेज चेंजिंग की बात करते हैं तो पेडागोजी मटीरियल भी तो होगा, असेसमेंट इवैल्यूएशन भी होगा। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह नहीं है इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस के लिए। यही कारण है कि दिक्कत हो रही है। तो ये इसमें लगेगा कम से कम 2 से 3 साल, ये सब चीज़ें हमारे पास होंगी अगर हम इसी से लगे रहे जोर शोर से, तो ये हो जाएगा और तब ऐसा हो सकता है। ये असंभव नहीं है, कठिन है, क्योंकि हमारी आदत पड़ गई है कि किसी एक भाषा, और इंग्लिश जो 80s में 90s में 50% तक था, अब वो तमिलनाडु में ही जो रजिस्ट्रेशन होता था तमिल मीडियम के लिए, आज से सिर्फ 7-8 साल पहले तक 72% लोग तमिल मीडियम में पढ़ते थे, अभी वो 52% हो गए। ये जी हाँ, हिंदी ही है, अगर ऐसे हिंदी एज ए सेकेंड लैंग्वेज साउथ में पढ़ाई जाती है, तो मैंने वहाँ देखा है कि एज ए सेकेंड लैंग्वेज जब हम हिंदी पढ़ाते हैं तो हिंदी
सभी लोग समझते, इसीलिए हमारा जो ये जो संस्थाएं थी जिनका काम था, मान लीजिए बीएड का कोर्स चलाना या डीएलएड का कोर्स चलाना, ऊपर फिर डाइट, एससीईआरटी, एनसीईआरटी, ये सब का इसमें, लेकिन वो सभी फेल हो गए इसी कारण। और इसलिए फेल हुई क्योंकि भाषा की जो है ना, भाषा की यही बाद में कोशिश हुई, और अभी बहुत नया, जैसे मैं ही पहला लिंग्विस्टिक्स का प्रोफेसर था जेआरडी, वो कृष्ण कुमार जी ने खास करके, हमें 3-4 लोग चाहिए, वो समझते थे, इसलिए, वरना फिर भगा दिया गया उनके जाते ही कि नहीं ये लिंग्विस्टिक्स की क्या जरूरत है, हमें रीजनल कॉलेज से हम लोग मजबूर किया गया। तो बाकी तो जो स्टूडेंट प्रोफेसर थे वो अपना इंग्लिश भी करते हैं अब, और मैं चूँकि कहीं भी जा सकता हूँ, हर बार सफल हो जाता हूँ, जहाँ भी इंटरव्यू देता हूँ पहली बार में, तो एक फिल्म में भाग के चला गया एनीवे। तो ये अगर ये सब चीज़ें करते होते आपको एक दूसरे पर निर्भर है ना, मटीरियल, टीचर की अपनी समझ, उनका जो फिलॉसफी, साइकोलॉजी है ना, टीचिंग के उनका, और प्लस ये जो वोकैबुलरी का ग्रेडिंग के लिए, तो ये संस्थानें इतनी सारी बनाती, वो सब अलग अलग काम करती रही, उनमें एक सिनर्जी और कोऑपरेशन नहीं। जैसे भारतीय सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस का काम ये था कि प्राइमरी क्लासेस के लिए बाइलिंगुअल प्राइमर्स बना के देता, 90s तक बनी एक दो भाषाओं में, उसके बाद बनी। तो जानबूझकर ऐसा लगता है कि ग्लोबलाइजेशन और भारतीय अंग्रेजों के, है ना, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा रखा गया कि अंग्रेजी पढ़ो या ना पढ़ो, नहीं पढ़ते हो तब तो और भी, लेकिन रहो तुम अशिक्षित ही, ताकि अपने ऊपर निर्भर ना हो जाए, क्योंकि वो सिस्टम इसी पे चलता है ना कि आपके पास कमी रहेगी तभी तो आप मांगेंगे ना, और वो के लिए खाएंगे। तो ये कारण इसको हो सकता है, ऐसा मुश्किल नहीं है। तो टीचर को भी बाइलिंगुअल बनाना है, और ऐसा कौन सा टीचर होता है भारतीय असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर एसोसिएट हो कि जो कम से कम 2 भाषा नहीं जानता। इसको भी छुपाया गया, संसद में होता है, प्रचार नहीं किया जाता। आपको दिया जाता है कि नेशनल एवरेज बाइलिंगुअलिज्म का भारत में आज की तारीख में है 26%। भारत के लोग 26% ही बाइलिंगुअल हैं, और 7% लोग ही ट्राइलिंगुअल हैं। लेकिन रियलिटी क्या है कि मिनिमम कम से कम 95% लोग जो है बाइलिंगुअल, ट्राइलिंगुअल है भारत को, क्योंकि जो भोजपुरी भाषी हिंदी भी बोलता है उसका नहीं दिखाते वो, मैथिली भाषी, सारे मैथिली वाले, सारे भोजपुरी वाले, उनकी 2 मातृभाषाएं होती है, मैथिली वालों, मैथिली और भोजपुरी भाषियों की, पता है ना ये बात, मतलब एक ही नहीं होती, 2-3 भी हो सकती है। और उसका उदाहरण है, इन तीनों की 2 मातृभाषाएं हैं, ये सभी लोग जो है सभी बाइलिंगुअल हैं, लेकिन वो गिना नहीं जाता, भोजपुरी हिंदी को बाइलिंगुअल नहीं माना जाता, या मैथिली भोजपुरी को बाइलिंगुअल नहीं माना जाता, राजवंशी बांग्ला को, है ना, बाइलिंगुअल नहीं। तो ये ऐसे करके इसीलिए प्रचार किया जाता है कि हमारे देश में तो इतनी समस्या है कम्युनिकेशन की, 26% लोग ही, और वो भी शहरों में, तो बाकी का क्या होगा, तो एक दूसरे को समझेगा ही नहीं, तो इतने मीडियम कैसे करोगे इतने लैंग्वेज में, तो कौन सी करोगे, कौन सी भाषा समझते हैं सभी लोग, अंग्रेजी, जबकि वो भी झूठ है। और उसको ऐसा नैरेटिव बनाया, प्रचार किया गया कि जैसे भारत के लोग सभी अंग्रेजी जानते हैं। मैंने पहले बताया आपको, ये आज अभी 2023 में जाकर के 11 करोड़ लोग, और वो भी तो थोड़ा बहुत, जैसे हमारे टैक्सी ड्राइवर कम से कम स्टेशन पे करने लगते हैं ना, अपने नहीं बावतपुर पे भी, एयरपोर्ट पे भी देखोगे अभी तो ऐसे वाली, बाकी कोई कुछ बोर्ड पढ़ लिया, इसलिए हालत है, तो हो सकता है। क्वेश्चन आंसर बाद में अगले इंटरेक्शन में कर रहे हैं। तो कुछ भी भाषा में कंटेंट नहीं होता, मैं भाषा में बोला, लेकिन कुछ ये तो बताया ठीक, और कुछ छूट गया तो आप पूछ सकते हैं।